जय हिंद। मैं जय कुमार। आज की इस क्लास में हम आप मानव में गुणसूत्री अव्यवस्था यानी कि क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर इन मैन के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम आपको पता है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है और ये गुणसूत्र सदैव जोड़े में होते हैं। तो इस प्रकार एक मानव में इन गुणसूत्रों के जोड़ियों की संख्या जो है वह 23 जोड़ी होती है। भाई अगर एक सामान्य मानव में 46 की संख्या में गुणसूत्र हैं तो आपको पता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं सदैव जोड़े में होते हैं। तो इस प्रकार गुणसूत्रों की जोड़ियों की जो संख्या है वह 23 जोड़ी हो जाती है। परंतु यही 23 जोड़ी गुणसूत्र दो भाग में विभाजित होते हैं या दो सेट में विभक्त रहते हैं। एक जो है 22 जोड़ी के रूप में और एक जो है अंतिम 23वीं जोड़ी के रूप में। कहने का मतलब है कि एक जो है सेट 22 जोड़ी का होता है यानी कि 44 की संख्या का एक सेट होता है और जो दूसरा सेट होता है अंतिम 23वीं जोड़ी या 2 की संख्या में उनका एक सेट होता है जो अंतिम 23वीं जोड़ी कहलाती है। यानी कि 22 दूनी 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। यही दैहिक गुणसूत्र आनुवांशिकता के कारण जब जो है उस संतत कोशिका में आते हैं तो उस संतत कोशिका के माता पिता की शारीरिक संरचना उस संतत कोशिका में आती है। यानी कि माता पिता के शरीर का रूप, रंग, कद, काठी, भाषा, शैली, चाल चलन ये सब लक्षण जो है उस संतत कोशिका में इन्हीं दैहिक गुणसूत्रों के कारण आ जाते हैं। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं माता पिता से उनकी संतत कोशिकाओं में माता पिता की दैहिक संरचना का परिलक्षण कराते हैं। और जो अंतिम 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जिसे आपको बताया गया संख्या में 2 होते हैं यानी कि एक सेट में होते हैं। ये जो अंतिम 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है और इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही माता पिता से आनुवांशिकता के क्रम में उस संतति में लिंग का निर्धारण होता है। ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये किसी महिला में यक्ष के नाम से और किसी पुरुष में यक्ष वाई के नाम से होते हैं। तो यही गुणसूत्र जब जो है माता पिता से उस संतत कोशिका में आनुवांशिकता के अंतर्गत जाता है, उस संतत के लिए जब माता तथा पिता का यक्ष गुणसूत्र क्रॉस रिप्रोडक्शन में आता है तो बनने वाली जो संतति होती है वो लड़की होती है। और जब जो है माता का यक्ष और पिता का वाई गुणसूत्र जो है क्रॉस रिप्रोडक्शन में आता है तो बनने वाली जो संतति होती है पुत्र होता है। तो इस प्रकार ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये माता पिता से आनुवांशिकता के क्रम में संतत कोशिकाओं में लिंग का निर्धारण कराते हैं। परंतु आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि मानव में गुणसूत्री अव्यवस्था यानी कि यही चाहे दैहिक गुणसूत्र हो चाहे लिंगी गुणसूत्र हो, यानी कि चाहे 44 की संख्या वाले गुणसूत्र हो और चाहे जो है अंतिम एक जोड़ी गुणसूत्र हो, इन्हीं गुणसूत्रों की संख्या में अर्थात दैहिक गुणसूत्रों की संख्या अथवा लिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता, मानव के दैहिक अथवा लिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता का होना ही गुणसूत्री अव्यवस्था कहलाती है यानी कि क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर कहलाती है। बात एक बार स्पष्ट कर लीजिए कि यही मानव में जो 22 जोड़ी के रूप में यानी कि 44 की संख्या में जो दैहिक गुणसूत्र बताए गए आपको और जो अंतिम एक जोड़ी जिसे 23वीं जोड़ी आप कहें जिसे लिंगी गुणसूत्र कहा गया, इन्हीं दैहिक तथा लिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता। भाई दैहिक गुणसूत्र जहाँ पर जो है 22 जोड़ी की यानी कि 44 की संख्या है, 44 की बजाय अगर ये 45 हो जाए अथवा 44 की बजाय अगर ये जो है 43 हो जाए, अथवा लिंग गुणसूत्रों में चाहे वह एक जोड़ी के रूप में यानी कि 2 की संख्या में हो 3 हो जाए अथवा 1 हो जाए, तो यही जो है दैहिक गुणसूत्र अथवा लिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता का होना ही गुणसूत्री अव्यवस्था कहलाती है, क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर कहलाती है।
मानव में ये गुणसूत्री अव्यवस्था निम्न दो तरह से होती है। एक आपको मिलता है पहला सुगुणिता, जिसे यूप्लाइडी भी कहा जाता है। इनमें गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चयों का संकलन, देखिए यहाँ पर संकलन या विलोपन होता है। ये जो सुगुणिता है जिसे आप यूप्लाइडी कहते हैं, इसमें जो गुणसूत्रों का इसमें गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चयों का संकलन। संपूर्ण समुच्चय का मतलब है चाहे दैहिक गुणसूत्र हो चाहे लिंग गुणसूत्र हो। दैहिक गुणसूत्र होंगे तो संपूर्ण दैहिक गुणसूत्र का जो सेट बना है, यानी कि 44 की संख्या में जो है, यानी कि पूरा का पूरा 22 जोड़ी अथवा 22 जोड़ी अथवा लिंग गुणसूत्र है जो एक जोड़ी के रूप में है, ये पूरा का पूरा इनका जो है संकलन होता है, योग होता है, और अथवा विलोपन होता है, अथवा ये गायब हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आनुवांशिकता के अंतर्गत जो माता पिता के गुणसूत्र संतत कोशिका में जाते हैं, चाहे वे दैहिक गुणसूत्र हो चाहे लिंग गुणसूत्र हो, और यही दैहिक अथवा लिंग गुणसूत्र की संख्या उस संतत कोशिका में जब जो है दैहिक गुणसूत्र अगर हैं, वे दैहिक गुणसूत्र पूरा का पूरा एक समुच्चय के रूप में, यानी कि पूरा का पूरा 22 जोड़ी जो है, यानी कि 44 की संख्या में पूरा का पूरा उस संतत कोशिका में परिलक्षित हो, अथवा लिंग गुणसूत्र जो एक जोड़ी के रूप में, यानी कि संख्या में 2 हैं, ये पूरा का पूरा उस संतत कोशिका में हो, अथवा इनका विलोपन हो, यानी कि दैहिक गुणसूत्र ही पूरा का पूरा गायब हो जाए, अथवा लिंग गुणसूत्र ही पूरा का पूरा गायब हो जाए। तो इस प्रकार से उस संतत के गुणसूत्रों में होने वाली जो अव्यवस्था होगी, ऐसी अव्यवस्था जो है सुगुणिता या यूप्लाइडी कहलाती है। अभी हम आपको मानव में गुणसूत्री अव्यवस्था समझाए। इसमें क्या था कि मानव के दैहिक अथवा लिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता का होना। भाई एक मानव में 46 की संख्या में गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं 46 की संख्या में जो ये गुणसूत्र हैं, ये आपको पता है कि 23 जोड़ी के रूप में रहते हैं। 23 जोड़ी में फिर हम आपको बता दिए कि जो 22 जोड़ी होती है वे दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और जो अंतिम 23वीं एक जोड़ी होती है वह लिंग गुणसूत्र होती है। तो यहाँ पर इसी दैहिक अथवा लिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता का होना गुणसूत्रीय अव्यवस्था कहलाती है। लेकिन यदि यही गुणसूत्रीय अव्यवस्था जो है पूरा का पूरा, चाहे दैहिक गुणसूत्र हो चाहे लिंग गुणसूत्र हो, अगर पूरा का पूरा उसमें एक सेट के रूप में आ जाते हैं, जैसे उस संतत में दैहिक गुणसूत्र जो 22 जोड़ी के रूप में है, अर्थात 44 की संख्या में है, उसमें 22 जोड़ी और आ जाए, अथवा उसमें जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है, उस एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त उसमें एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र आ जाए, तो यहाँ पर उसके गुणसूत्रों में एक असामान्यता उत्पन्न हो गई। यानी कि 46 की बजाय कितने हो गए, 46 गुणे 2 हो जाएंगे। अथवा यही जो दैहिक गुणसूत्र उस संतत में 22 जोड़ी यानी कि 44 की संख्या में गया है, अथवा जो एक जोड़ी के रूप में लिंग गुणसूत्र गया है, इन्हीं दैहिक अथवा लिंग गुणसूत्रों में से कोई जो है गुणसूत्र, चाहे दैहिक गुणसूत्र हो, वह पूरा का पूरा गायब हो जाए, अर्थात उसमें दैहिक गुणसूत्र हो ही ना, अथवा लिंग गुणसूत्र ही पूरा का पूरा गायब हो जाए, यानी कि लिंग गुणसूत्र ही ना हो। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों में जो अव्यवस्था बनती है, ऐसी अव्यवस्था जो होती है वह सुगुणिता या यूप्लाइडी कहलाती है। अब देखिए, यदि गुणसूत्र समुच्चयों या सेटों की संख्या 2n से अधिक होती है, तो एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो सुगुणिता या यूप्लाइडी होता है, यह सुगुणिता अथवा यूप्लाइडी वाले बच्चे जो होते हैं वे जन्म से पहले ही मर जाते हैं। जन्म से पहले का मतलब होता है कि माता के यूट्रस में ही जो है, अर्थात एक गर्भ में ही जो है मर जाते हैं।
अतः जीवित बच्चों में सुगुणता नहीं मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सुगुणता जो होती है वह मृत बच्चों में ही मिलती है, वे बच्चे जो जन्म से पहले ही मर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में यदि जो है इनके गुणसूत्रों के समुच्चयों या सेटों की संख्या जो है 2n से अधिक होती है, यहाँ पर जो दिया है इससे अगर अधिक होती है तो इसे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइड भी कहते हैं। इन्हीं में जैसे 3n वाले हो गए तो ये त्रिगुणित होते हैं जिसे ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। 4n वाले हो गए तो इनको चतुर्गुणित जिसे जो है टेट्राप्लॉइड कहा जाता है। अथवा 5n वाले हो गए तो पंचगुणित जिसे पेंटाप्लॉइड कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखें। दूसरा है असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। देखिए इसमें गुणसूत्र समुच्चय में एक या कुछ गुणसूत्रों का संकलन, संकलन का मतलब होता है योग होना, या विलोपन, विलोपन का मतलब होता है कम होना। एक चीज यहाँ पर देखिए, ये जो सुगुणिता या यूप्लॉइडी था इसमें गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चयों का संकलन हो रहा था अथवा विलोपन हो रहा था। संपूर्ण समुच्चय का यानी कि जो दैहिक गुणसूत्र थे वो पूरा का पूरा, उस दैहिक गुणसूत्र यानी कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, यानी कि 44 की संख्या में जो दैहिक गुणसूत्र है इनका पूरा का पूरा संकलन होना अथवा इनका पूरा का पूरा संतत कोशिका से गायब होना, अथवा जो लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी के रूप में है अर्थात 1-2 की संख्या में इनका पूरा का पूरा संतत कोशिका में संकलन होना अथवा पूरा का पूरा संतत कोशिका से विलोपित हो जाना। लेकिन यहाँ पर जो असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी है इसमें जो है गुणसूत्र समुच्चय में से एक गुणसूत्र अथवा कुछ गुणसूत्रों का, भाई अगर दैहिक गुणसूत्र है यानी कि संतत कोशिका में 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 44 की संख्या में गुणसूत्र है तो इन 44 में से उस संतत कोशिका में एक जो है गुणसूत्र का संकलन हो जाना यानी 44 की बजाय 45 हो जाना, अथवा विलोपन हो जाना यानी कि 44 के बजाय 43 हो जाना, अथवा लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो एक जोड़ी यानी कि 2 की संख्या में है इनमें एक लिंग गुणसूत्र का और बढ़ जाना अथवा एक लिंग गुणसूत्र का कम हो जाना। यहाँ पर ना तो गुणसूत्र एक सेट में अथवा समुच्चय के रूप में अधिक हो रहे हैं और ना ही जो है विलोपित हो रहे हैं, जबकि सुगुणिता जो था वह समुच्चय के रूप में हो रहा था और असुगुणिता में एक अथवा कुछ। तो यहाँ पर जो है एक ही गुणसूत्र की अधिकता अथवा कमी होती है, चाहे वह दैहिक गुणसूत्र हो चाहे लिंग गुणसूत्र हो। तो कहने का मतलब है कि जब गुणसूत्र समुच्चय में एक या कुछ गुणसूत्रों का संकलन या विलोपन होता है तो उसे असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक समुच्चय में एक गुणसूत्र के संकलन को एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी या हाइपरप्लॉइडी कहा जाता है। जब एक समुच्चय में चाहे वह दैहिक गुणसूत्रों का समुच्चय हो चाहे लिंग गुणसूत्रों का समुच्चय हो, इनमें से जब एक गुणसूत्र के संकलन, कहने का मतलब कि जब किसी एक गुणसूत्र का योग हो, चाहे दैहिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाए अथवा लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाए, तो इस प्रकार का जो असुगुणता होता है यानी कि एन्यूप्लॉइडी होता है उसे एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी या हाइपरप्लॉइडी कहा जाता है। इसे 2n+1 द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि यहाँ पर n जो है क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्रों की संख्या है। अब इसी तरह से देखिए जब गुणसूत्र समुच्चय में एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, भाई चाहे वह दैहिक गुणसूत्र का समुच्चय हो चाहे लिंग गुणसूत्र का समुच्चय हो, इनमें से जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाए अर्थात जो 22 जोड़ी यानी कि 44 की संख्या में दैहिक गुणसूत्र हो, इन्हीं दैहिक गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की कमी हो जाए यानी कि 44 के बजाय 43 हो जाए, अथवा लिंग गुणसूत्र जो एक जोड़ी के रूप में है
यानी कि 2 की संख्या में है, इनमें से एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, यानी कि 2 के बजाय 1 हो जाए, तो इस प्रकार की असुगुणिता यानी कि एन्यूप्लाइडी एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी या हाइपोप्लाइडी कहलाती है। एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी या हाइपोप्लाइडी कहलाती है। देखिए यहाँ पर कमी जब होगी तो हाइपोप्लाइडी, अधिकता जब होगी तो हाइपरप्लाइडी होती है। अब देखिए इसको जो है 2n-1 द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो मानव में गुणसूत्रीय अव्यवस्था है वो 2 तरह से, एक सुगुणिता या यूप्लाइडी के रूप में, जिसमें गुणसूत्र जो होते हैं पूरा सेट का सेट, पूरा चाहे वो दैहिक गुणसूत्र हो चाहे लिंग गुणसूत्र हो, संतत कोशिका में पूरा सेट का सेट गायब हो जाते हैं, अथवा सेट के रूप में एक नया सेट आ जाना। जैसे दैहिक गुणसूत्र उसमें 44 की संख्या में पहले से है, उसमें और 44 की संख्या में अर्थात 22 जोड़ी में एक नया सेट दैहिक गुणसूत्र और आ जाए, यानी कि 44 गुणे 2 हो जाए। इसी तरह लिंग गुणसूत्र में 2 की संख्या के बजाय 4 लिंग गुणसूत्र हो जाए, मतलब एक जोड़ी तो था ही, एक जोड़ी और आ जाए, अथवा पूरा का पूरा लिंग गुणसूत्र गायब हो जाए और दैहिक गुणसूत्र पूरा का पूरा गायब हो जाए। लेकिन जो असुगुणिता यानी कि एन्यूप्लाइडी है, इसमें पूरे जो है सेट में से अर्थात जो 22 जोड़ी है, 22 जोड़ी मतलब 44 की संख्या है, इस 44 में से एक गुणसूत्र का गायब होना, अथवा जो लिंग गुणसूत्र है यानी कि जो एक जोड़ी संख्या में 2 है, इनमें से एक गुणसूत्र का गायब होना, अथवा एक जो है लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, अथवा दैहिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का बढ़ जाना। लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो जो 2 की संख्या में वो 3 हो जाएगा, और जो दैहिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो जो 44 के बजाय वह 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मानव में जो गुणसूत्रीय अव्यवस्था होती है 2 तरह से, एक जो है एक सुगुणिता जिसे यूप्लाइडी कहते हैं, और दूसरा असुगुणिता जिसे एन्यूप्लाइडी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सुगुणिता अर्थात यूप्लाइडी है, ये यूप्लाइडी वाले बच्चे जन्म से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, अथवा वैसे भी ये सुगुणिता मानव में बहुत कम देखी जाती है, जबकि पादपों में अक्सर देखा जाता है। अब मानव में जो गुणसूत्रीय अव्यवस्था होती है वह मुख्य रूप से एन्यूप्लाइडी के रूप में अथवा असुगुणिता के रूप में होती है, जिसमें दैहिक गुणसूत्र 13, 18, 21 व लिंग गुणसूत्र की अधिसूत्रता सामान्य रूप से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम आपको ये पता हो जाना चाहिए कि गुणसूत्रों की असामान्यता संख्या से संबंध दोष जो होते हैं वे सिंड्रोम कहलाते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की जो अव्यवस्था है, इस गुणसूत्रों की अव्यवस्था संख्या से संबंधित जितने दोष होते हैं, जितनी कमी होती हैं, वे कमियां जो है सिंड्रोम कहलाती हैं, चाहे वह जो है कमी यूप्लाइडी के रूप में हो, चाहे वह कमी जो है एन्यूप्लाइडी के रूप में हो। तो यहाँ पर हम आपको एक हेडिंग मिल गई, सिंड्रोम। सिंड्रोम किसे कहते हैं तो आपको पता होगा, मानव के गुणसूत्रों की असामान्यता यानी कि अव्यवस्था की संख्या में दोष का होना। जब मानव के गुणसूत्र यानी कि दैहिक अथवा लिंग गुणसूत्रों में अव्यवस्था होगी, उस अव्यवस्था के कारण मानव में कोई कमी अथवा दोष उत्पन्न होता है, उस कमी अथवा दोष का होना ही सिंड्रोम कहलाता है। एक हमको नई हेडिंग मिल गई। तो ये सिंड्रोम जो होते हैं ये मानव में चाहे वह जो है सुगुणिता के रूप में हो अथवा चाहे असुगुणिता के रूप में हो। सुगुणिता यानी कि यूप्लाइडी, असुगुणिता यानी कि एन्यूप्लाइडी के रूप में हो। तो चलिए हम सबसे पहले ऑटोसोम की संख्या में व्यतिक्रम देखें, यानी कि मानव के दैहिक गुणसूत्रों में होने वाली अपसामान्यता अथवा दैहिक गुणसूत्रों में होने वाली अव्यवस्था। दैहिक गुणसूत्रों में होने वाली अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम या कमी अथवा दोष। सिंड्रोम को आप कमी अथवा दोष कहते हैं। अभी आपको बताया गया कि मानव के दैहिक अथवा लिंगी गुणसूत्रों में
कमी अथवा अधिकता के कारण मानव शरीर में उत्पन्न होने वाला दोष सिंड्रोम कहलाता है। दोष मीन्स कमी से है, दोष मीन्स कमी होता है, सिंड्रोम कहलाता है। तो चलिए देखते हैं ऑटोसोम की संख्या में व्यतिक्रम यानी कि दैहिक गुणसूत्रों में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाला दोष यानी कि सिंड्रोम। तो देखिए, मानव के ऑटोसोम की संख्या यानी कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम, और लिंग गुणसूत्रों की संख्या में असामान्यता यानी कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम को हम आप कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।